गुड मॉर्निंग 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ कैसे हुआ है, हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी, जो हमारे घरेलू उद्योग थे और जो बड़े अच्छे थे, उसको किस तरह से ब्रिटिशों ने बंद किया है या उनका किस तरह से खात्मा किया है, ये हमने देखा है। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। ड्यू टू द लैक ऑफ ब्रिटिश सपोर्ट, एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कैपिटल, द इंडियन बिजनेसमैन कुड नॉट केम फॉरवर्ड इन अ लार्ज नंबर। अब ये भी ऊपर से जुड़ा हुआ है डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशन से। हमने देखा कि ब्रिटिशों ने हमारे जो उद्योग धंधे थे, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी, उसको जानबूझकर बंद किया। इस तरह से पॉलिसी बनाई कि वो अपने आप ही बंद हो जाए। तो अगर उन्होंने इतना सब कुछ किया तो क्या ब्रिटिश सपोर्ट करेंगे हमको हमारी इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए? क्या वो अपना मैनेजमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, ये बताएंगे हमको? क्या हमको कैपिटल मतलब पैसा देंगे? नहीं देंगे। तो हमारे जो इंडियन बिजनेसमैन हैं, जो चाहते थे कि वो इंडस्ट्रीज़ लगाए बिल्कुल ब्रिटिशों की तरह इंडिया में, वो फॉरवर्ड नहीं आ सकते थे, मतलब आगे नहीं बढ़ सकते थे, क्योंकि उनके पास मैनेजमेंट नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, कैपिटल नहीं था और ब्रिटिश सरकार उनको हेल्प करने के लिए तैयार नहीं थी। येट सम ऑफ देम बिल्ड अप देयर बिजनेस बाय ओवरकमिंग दीज प्रॉब्लम्स। लेकिन कुछ हमारे जो ऐसे ये थे बिजनेसमैन थे इंडियन, जिन्होंने इन सभी प्रॉब्लम्स पर मात करके वो आगे बढ़ी है। इन 1853 कावसजी नानाभाई दावर स्टार्टेड द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन मुंबई। तो कावस जी जो हमारे थे एक इंडियन बिजनेसमैन, उन्होंने 1853 में मुंबई में सबसे पहले एक टेक्सटाइल मिल लगाई। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा मिल लगाई। इन 1855 द फर्स्ट जूट मिल वॉज स्टार्टेड एट रिशरा इन बंगाल। और बंगाल में 1855 में सबसे पहले जूट मिल स्थापन हुई है। जो जूट का कपड़ा या जूट की चीज़ें हम देखते हैं, उसकी एक मिल उन्होंने तैयार की थी। 1907 जमशेदजी टाटा इस्टेब्लिश्ड टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इन जमशेदपुर। और जिसका नाम जानते हैं जमशेदजी टाटा, इन्होंने टाटा आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर में लगाई 1907 में। ठीक है। इन इंडिया कोल, मेटल, शुगर, सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज केम टू बी स्टार्टेड। और धीरे धीरे इंडिया में कोल, मेटल, शुगर और सीमेंट फैक्ट्रीज भी स्टार्ट हो गई थी। अब हम देखेंगे सोशल एंड कल्चरल इफेक्ट। ये तो हो गई सब इकोनॉमिकल और इंडस्ट्रियल बातें, लेकिन इसका सोशल और कल्चरल इफेक्ट क्या हुआ? हमारे जो ये है ब्रिटिशों का राज है, उसका हमारे सोशल लाइफ मतलब समाज पे और हमारे कल्चर पे क्या असर हुआ है? इन द 19th century यूरोप, a new era took shape in the basis of value like humanitarianism, democracy, nationalism, liberalism, etc. These change in West led to obvious repercussion on India. अब जो हम देख रहे हैं कि हमारे जो ये थे इंडियंस थे, उन्होंने हमने देखा कि यहाँ पे इंग्लिश जो एजुकेशन था वो स्टार्ट हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो रहा था, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। तो जो यूरोप का ये था उदारमतवाद, मानवतावाद, नेशनलिज्म, हमारा अपने देश के प्रति अभिमान, ये जो सभी चीज़ें ये धीरे 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 इंडिया में भी आने लगी। इंडियंस इनको समझने लगे थे। ठीक है। फॉर कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन द ब्रिटिश हैड टू अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी। For this purpose, they started studying the tradition, history, literature as well as music, flora and fauna of India। अब इतने बड़े इंडिया पे राज करना मतलब यहाँ का कल्चर, यहाँ का जो वातावरण है, ठीक है, जो फ्लोरा और फौना है, जो हमारा हिस्ट्री है, लिटरेचर है, उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ब्रिटिशों ने इसके बारे में पढ़ना और सीखना चालू किया। इन 1784 सर विलियम जोन्स एंड इंग्लिश ऑफिसर इस्टेब्लिश्ड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एट कोलकाता। और इसी के लिए विलियम जोन्स, ये जो एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता में स्थापन की। मैक्स मुलर, अ जर्मन थिंकर, वॉज डिवोट स्कॉलर ऑफ इंडियन रिलीजन, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री। ये मैक्स मुलर जो है, इसके बारे में आपको 10th में ज़्यादा अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। ये एक जर्मन थिंकर थे, उन्होंने भी इंडिया के रिलीजन, लैंग्वेज, इसके बारे में और हिस्ट्री के बारे में बहुत सारा पढ़ा है और लिखा है।
Due to these examples, there aroused a feeling among newly educated Indians to study Indian religion, history and tradition. इससे हुआ क्या कि जो इंडियन लोग थे, जो अब तक सिर्फ धर्म के हिसाब से, मतलब हमारे जो बुक्स है उसको धर्म के हिसाब से देखते थे और हिस्ट्री को हमारे जो दबा कर हमने रखा था, उनको ऐसे लगने लगा कि ये बाहर के लोग अगर हमारी हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो हमको भी अपनी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए, हमारे बुक्स हमको डबल से रीड करनी चाहिए। उनमें एक फीलिंग तैयार हुई कि हमारी हिस्ट्री भी अच्छी है, हमारा जो कल्चर है वो भी अच्छा है, उसके बारे में वो जानना स्टार्ट करते हैं। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड मेनी लॉज इन इंडिया। इन 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक पास्ट सती प्रोहिबिशन एक्ट। और फिर जब इन्होंने हमारे सोसाइटी के बारे में जाना ब्रिटिशों ने, तो उनको लगा कि हमारे सोसाइटी में बहुत सी कुप्रथाएं भी है, हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, ट्रेडिशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब हमारे सोच विचार सब अच्छे हैं, लेकिन हर समाज में कुछ कुप्रथियाँ होती है। तो उसमें से एक कुप्रथी हमारे यहाँ पे थी सती, मतलब अगर हस्बैंड मर जाए तो उसके साथ जो उनकी वाइफ है उसको भी जिंदा जलना पड़ता था पति के चिता के साथ, उसको बोलते हैं सती। तो एक बार से देखा जाए तो ये अन्याय ही था, कोई एक मर गया तो उसके साथ दूसरा भी मरे, ये कहाँ का न्याय है, और वो भी जिंदा। तो इसीलिए सर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रोहिबिशन एक्ट बनाया कि अभी सती प्रोहिबिशन मतलब कोई भी इंडिया में सती नहीं जाएगा, या फिर अगर कोई सती किसी लड़की को सती जाने के लिए फोर्स कर रहा है तो वो भी कायदे के हिसाब से गुनहगार होगा। इन 1856 लॉर्ड डलहौसी पास द विडो रीमैरिज एक्ट। उसी तरह से हमारे यहाँ पे बाल विवाह पद्धति थी, छोटे बच्चों का जल्दी विवाह कर देती थी। तो इससे होता क्या था, छोटी छोटी लड़कियों का विवाह बड़े बड़े एज के लोगों के साथ हो जाता था, तो ऑफकोर्स वो उनके हस्बैंड जल्दी मर जाते थे, फिर वो बच्ची छोटी ही रहती थी, तब उनका क्या होता था, उनको विडो मतलब वो विधवा हो जाती थी। तो विधवाओं का रीमैरिज होना चाहिए, पूरी ज़िंदगी वैसे ही थोड़ी ना रह सकते हो, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे विडो रीमैरिज को बंदी थी, मतलब हमारा धर्म उसकी आज्ञा नहीं देता था। इससे क्या हुआ है, हमारे समाज में उस वक्त जो बाल विधवा थी, ठीक है, उनकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा उनको ह्यूमिलेट किया जाता था, अलग रखा जाता था, बाल मुंडवा दिए जाते थे, खाना नहीं, चप्पल नहीं, इस तरह से पूरी ज़िंदगी उनको बितानी पड़ती थी। ये सब जानने के बाद लॉर्ड डलहौसी ने 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास किया कि विधवा विवाह को उन्होंने मान्यता दी कायदे से। दीज एक्ट वे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल रिफॉर्म। और ये जो एक्ट है, जो नए कायदे बने, उससे हमारा सामाजिक विकास हुआ है। फॉर कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया द ब्रिटिश रिक्वायर्ड इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ लॉर्ड मैकॉले इन 1835 इंग्लिश एजुकेशन स्टार्टेड बीइंग इम्पार्टेड इन इंडिया। अब इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन इनको चलाना है इंडिया का, तो मैंने पहले ही बताया था सभी लोग तो वो ब्रिटिश इंग्लैंड से लाएंगे नहीं, इंग्लैंड ही पूरा खाली हो जाएगा, तो फिर क्या करना है, फिर यही के लोगों को ट्रेन करना है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिशों की हेल्प कर सके, उनके यहाँ पे नौकरी कर सके। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको इंग्लिश एजुकेशन देना पड़ेगा। इसीलिए फिर लॉर्ड मैकॉले के रिकमेंडेशन पे 1835 में इंग्लिश एजुकेशन हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड करवाया गया। थ्रू न्यू एजुकेशन इंडियंस वेयर इंट्रोड्यूस्ड टू वेस्टर्न थॉट्स, मॉडर्न रिफॉर्म्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसी के ज़रिए क्या हुआ कि ये जो इंडियन लोग थे, जो अब तक इंग्लिश बाहर के जग से थोड़ा सा दूर रहते थे, जैसे ही वो एजुकेशन लेने लगे इंग्लिश एजुकेशन, उनको थॉट्स आने लगे अलग अलग, मतलब मॉडर्न रिफॉर्म्स क्या होता है, साइंस क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या है, ये सब चीज़ें उनको पता चलने लगी। In 1857, universities were established at Kolkata, Mumbai and Madras. The Western educated middle class Indian led the social reform movement in India. और इसी तरह से 1857 में हमारे यहाँ पे कोलकाता, मुंबई और मद्रास में यूनिवर्सिटीज़ तैयार हुई, जहाँ पर एजुकेशन लेने वाले मिडिल क्लास इंडियन लोगों ने ही आगे जाके सामाजिक बदलाव इंडिया में लाया है। यहाँ पे ये लेसन आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर मैंने भेज दिए हैं, आपने लिख लिए होंगे ऐसे आशा करती हूँ। थैंक यू।